हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ 2x2 real symmetric matrix with real entries over R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको निकालना है बेसिस। अगर आप लोग चीजें रिवाइज कर रहे होंगे तो अभी जैसे ही बेसिस वर्ड बोला होगा आपको दो चीजें आई होंगी। बेसिस किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता, पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो ताकि वो स्पैन करे, दूसरा उसके साथ साथ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पढ़े थे ऐसा। उसके बाद फिर क्या है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या रहता, बेसिस में जितने एलिमेंट रहे वो क्या रहता हमारे लिए हमारा डायमेंशन। हमको बेसिस और डायमेंशन किसका निकालना है, 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक 2x2 के रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कर लेंगे अज्यूम। तो लेट A इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहली चीज आपको मालूम रहना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A का ट्रांसपोज इक्वल है A से तो ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या खासियत रहती, Aij इक्वल रहता है Aj I से फॉर एवरी I कमा j, पढ़े थे ऐसा। इसका मतलब क्या होता, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट और डायगोनल का नीचे का एलिमेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर मेरा A और B ये है डायगोनल के एलिमेंट, तो अगर मैं डायगोनल के ऊपर C लिखता हूं तो नीचे का भी एलिमेंट क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज आती है फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बाकी तो पूरा हम इससे पहले जैसा सॉल्व किए थे ना वैसे ही आएगा। क्या याद रखना है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहेगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वहां पे डायगोनल में कोई भी रियल एंट्रीज आ सकती। तो आपने लिखा लेट A इज इक्वल टू ए बी सी सी बी एनी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A B C, ये तीनों के तीनों कैसे नंबर होने चाहिए, रियल एलिमेंट होने चाहिए। तो आप लिखेंगे बिलोंग टू R। ये चीज समझा, क्या लिखा आपने, A B C बिलोंग टू R का मतलब A B और C ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ गया, पक्के में समझ गया, सच में समझ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखिए, A की वैल्यू क्या दिया हुआ है, A B और C दिया हुआ है ऐसा आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश मतलब देखो गौर से, हाँ A की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, A B C C दिया हुआ है ऐसा। आप क्या करो, जितने भी आपको एक कांस्टेंट दिख रहे हैं ना इनको अलग अलग लिख लो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पहले इसमें मेरे को A दिख रहा है वाली पोजीशन में, और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A 0 0। ऐसा जब मैंने शायद स्पैन पढ़ाया था तब आपको ये सब चीज़ें पढ़ाया हूँ, मैंने बेसिस में भी पढ़ाया हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे B दिख रहा है तो इसको इस फॉर्म में लिख लो 0 0 0 B। यहाँ पे C दो जगह पे दिख रहा है, तो जहाँ पे C दिख रहा है वहाँ पे C लिखो, और जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहाँ पे 0 लिखो। क्या किया आपने, आपको यहाँ पे जितने कांस्टेंट दिख रहे थे, कितने कांस्टेंट दिख रहे थे, 3, A B और C। तो आपने A को इनका क्या लिखा, एडिशन लिखा। कैसे, सबसे पहले तो मैंने A दिख रहा था यहाँ पे पहला एलिमेंट तो A लिखा, यहाँ पे सेकेंड थर्ड कहीं पे भी आपको A दिख रहा था क्या, नहीं, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। दूसरा जो एलिमेंट है मेरे को क्या दिख रहा है, B, तो जहाँ पे B है मैंने B लिखा, बाकी पूरी जगह पे क्या लिख दिया, 0 प्लस। देखो यहाँ पे क्या है, आपको C दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आ गया 0। यहाँ पे C है, हाँ जी है, तो लिख दिया C। यहाँ पे C है, हाँ जी है, तो लिख दिया C। यहाँ पे B है, C दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या लिख दिया, 0। ये लिखने का फायदा क्या होता है, आपको मालूम मैट्रिसेस में हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते, तो A प्लस 0 A प्लस 0 A, तो आया A, 0 प्लस 0 प्लस C, क्या आ गया C।
0 प्लस सी, फिर से क्या आ गया सी, 0 प्लस बी प्लस 0 क्या आ गया बी। आपने क्वेश्चन को चेंज किया क्या? नहीं। लेकिन ये करने का फायदा क्या हुआ? देखिए जैसे ही मैं यहाँ से ए को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या है बचेगा 1 0 0 बच रहा है। यहाँ से जैसे ही मैं बी को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 0 1 बचेगा। यहाँ से जैसे ही मैं सी को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 1 0 बच रहा है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज़ समझ रहा है? बहुत ही आसान है, सच में समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज़ देखो, ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है यानी स्केलर है। बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है यानी स्केलर है। सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है यानी स्केलर है। यानी आप 1 0 0 0 0 0 0 1 और 0 1 1 0 इनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, मतलब आप क्या बना रहे हो? लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो। यानी हर एक एलिमेंट ए का ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। किनका? ये सब एलिमेंट्स का। समझ में आ रहा है पक्के में? लिखे थे ऐसा? पक्के में याद आ रहा है क्या? क्या लिखते थे यहाँ पे? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। कौन कौन सा? पहला वेक्टर ये है हमारा, है क्या? याद आ रहा है? पक्के में याद आ रहा है? तो इसको ले लो अल्फा 1 जो है 1 0 0 0। इसके बाद ले लो अल्फा 2 जो है 0 0 0 1 और उसके बाद ले लो अल्फा 3 जो है 0 1 1 0। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है पक्के में? आपने क्या बताया कि ए के हर एक एलिमेंट में, अब आप देखो मैं यहाँ पे ए के जगह अगर 1 लिख दूँ, बी के जगह 2 लिख दूँ, सी के जगह 3 लिख दूँ, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो पक्के में कौन सा बनेगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी ऐसा दिखे कि एक कांस्टेंट एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, एक कांस्टेंट एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, एक कांस्टेंट एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होता है? वहाँ पे स्पैन करता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस जिसका एलिमेंट है क्या? पहला अल्फा 1 जिसकी वैल्यू है 1 0 0 0, फिर अल्फा 2 जिसका एलिमेंट है 0 0 0 1, फिर अल्फा 3 जिसका एलिमेंट है 0 1 1 0। ये क्या करेगा? स्पैन करेगा। किसको? एक करेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको बेसिस निकालना है तो आपको 2 चीजें करना पड़ता है, पहला स्पैन, दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करना। अभी हमने क्या किया? हमने बता दिया कि ये क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझा? आपको हमेशा क्या करना है? इनको टुकड़ों में तोड़ना है। अगर अभी भी डाउट आ रहा है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अभी हमारे और क्वेश्चन आएंगे, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। बस फोकस करते रहो यहाँ पे। तो चलिए अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया? हमको हमारे 4 वेक्टर मिल गए। अब हमको क्या प्रूव करना है? ये चारों के चारों तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, प्लस लो, इक्वल टू 0 ले लो। याद आ रहा? अगर हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ गई तो कैसा रहता? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर स्केलर की वैल्यू नॉन 0 आई तो कैसा रहता? लीनियरली डिपेंडेंट। याद है? अरे पक्के में याद है क्या? तो क्या करते थे हम लोग? इसके बाद हम लोग लिखते थे लेट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। इसकी वैल्यू क्या ले लेते थे? 0। वेयर a1 a2 a3 ये क्या है? आर स्केलर्स। लेते थे ऐसा, पुट करो वैल्यू तो क्या मिलेगा? a1 अल्फा 1 क्या था? 1 0 0 0 प्लस a2 अल्फा 2 क्या था? 0 0 0 1 प्लस a3 अल्फा 3 क्या था? 0 1 1 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 0 लिख सकते हैं। ब्रैकेट को करो ओपन, a1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा? a1 इंटू 0 0 0 आया। ब्रैकेट होगा ओपन, a2 जाके मल्टीप्लाई होगा a2 इंटू 0 0
A2 वन जा A2 प्लस A3 इंटू 0 0, A3 वन जा A3 आएगा इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। मेट्राइसिस में हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। A1 प्लस 0 क्या आएगा A1, 0 प्लस 0 प्लस A3 क्या आएगा A3, 0 प्लस 0 प्लस A3 क्या आएगा A3, 0 प्लस A2 प्लस A2 क्या आएगा A2 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेगा, A1 इक्वल रहेगा 0 से, A3 इक्वल रहेगा 0 से, A2 इक्वल रहेगा 0 से, और यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है स्केलर्स है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0। अगर हर स्केलर की वैल्यू 0 आ जाए तो आपके वेक्टर्स कैसे होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर द वेक्टर्स कौन कौन से α1 α2 α3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। और α1 α2 α3 काय के एलिमेंट है मेरे सेट S क्या ना, ये हो गया α1 α2 α3। ये क्या कर रहे थे पहले स्पैन कर रहे थे देयरफॉर सेट S जिसके एलिमेंट है α1 यानी 1 0 0 0, α2 यानी 0 0 0 1, α3 यानी 0 1 1 0 is linearly independent। सेट S क्या कर रहा है स्पैन कर रहा है A को। सेट S कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो क्या फॉर्म करेगा बेसिस फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट S जिसकी वैल्यू है 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0, ये क्या करेगा फॉर्म अ बेसिस ऑफ A। और A क्या था यहाँ पे A था हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या निकाल लिया उसका बेसिस निकाल लिया। क्या है हमारा बेसिस 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0, ये फॉर्म कर रहा है बेसिस निकाल लिया। और क्या निकालना था आपको डायमेंशन। तो चलो डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन क्या होता है जितने उसके बेसिस में एलिमेंट हो। बेसिस में कितने एलिमेंट है 3, तो डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन, पक्के में इजी था, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे, आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता था करके मैंने इनको ऐसा सिस्टमेटिकली लिखा दिया आपको। पक्के में समझा? अगर नहीं समझा तो देखो आपका अगला क्वेश्चन। तो कैसा इसी टाइप के हमको थोड़े से ज़्यादा ही क्वेश्चन देखना है करके मैं इसको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। कुछ भी डाउट होगा तो आपका अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। फाइंड द basis and dimension of 3x3 real skew symmetric matrix with एंट्रीज फ्रॉम R। सेम चीज बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, बोला था डायमेंशन और बेसिस निकालो किसका 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब क्या बोल रहा है आप 3x3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकालो। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या क्या बताया था मास्टर ने। पहला बोला था A का ट्रांसपोज इक्वल रहता है -A से, AIJ की वैल्यू इक्वल रहती है -AJI
आई से, फॉर एवरी आई कमा जे, पढ़े थे ऐसा। और तीसरी एक चीज, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या आती है, 0, है ना। ए आई आई की वैल्यू क्या आती है, 0। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू 0, कब, जब आई इक्वल हो जाए जे से, पढ़े थे ऐसा। यानी आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको बोले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और नीचे के एलिमेंट है, दोनों रहते हैं सेम, बस फर्क क्या में रहता है उनके साइन में। अगर डायगोनल के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, पढ़े थे ऐसा। तो चलिए अब हम बना लेते हैं एक हमारा 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे हम, लेट A इज इक्वल टू 3x3 का बनाना है। सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या आएंगे, 0, तो आ गया 0 0 0। और क्या बताया था मास्टर ने, डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या का फर्क होता है, साइन का। तो डायगोनल के ऊपर अगर A है तो नीचे क्या आएगा, माइनस है। डायगोनल के ऊपर अगर B है तो नीचे क्या आएगा, माइनस B। डायगोनल के ऊपर अगर C है तो नीचे क्या आएगा, माइनस C। पक्के में समझा क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ रहा है क्या, क्या किया हमने। अगर ऐसा दिया हुआ है आपको एक मैट्रिक्स 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, क्या लिखा समझा पक्के में, बी एनी रियल स्क्यू सिमेट्रिक, बी एनी 3x3 लिखो, बी एनी 3x3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर, कहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू लेना है, आर से। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी कैसे नंबर है, रियल नंबर है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या का फर्क है, साइन का है। यहाँ पे ए तो माइनस है, बी तो माइनस, बी सी तो माइनस, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे को यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3, ए बी और सी। तो मैं इसको कितने चीज़ों में तोड़ूंगा, 3 चीज़ों में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आप डायरेक्ट ए इज इक्वल टू, पहला किस में तोड़ूंगा, ए में। तो जहाँ पे भी ए दिख रहा है ए लिखूंगा, जहाँ पे नहीं दिख रहा क्या लिखूंगा, 0। तो क्या आएगा 0, यहाँ पे ए दिख रहा है, बी दिखा तो नहीं, माइनस ए दिख रहा है 0, सी दिखा तो 0, फिर बाकी पूरी जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। पहला किस में तोड़ा, ए में। अब काय में तोड़ूंगा, बी में। तो जहाँ जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पे बी लिखूंगा, जहाँ पे नहीं दिख रहा वहाँ पे 0 लिखूंगा। तो क्या आएगा 0 0 बी 0 0 0 माइनस बी 0 0। तो जहाँ पे बी दिख रहा था मैंने लिखा। अब क्या करूंगा, जहाँ पे तीसरा जो कांस्टेंट है क्या है, सी, जहाँ पे सी दिखेगा उसको लिखूंगा, बाकी पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा, 0। तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 सी 0 माइनस सी 0। उम्मीद है समझ रहा हूँ, पक्के में समझा। चलिए तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, यहाँ से a को बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 प्लस यहाँ से b को बाहर निकालिए, क्या बचेगा 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 0 0। उम्मीद है ये सबको ऐसा तोड़ना आ गया होगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, c, तो c को बाहर निकालो, क्या आएगा 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 0। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, यानी क्या है, स्केलर। स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर से, प्लस का साइन डाल रहे हो, फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को प्लस का साइन डाल रहे हो, मतलब क्या कर रहे हैं आप, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट of A is a linear combination of, किसका linear combination है, 3 वेक्टर्स। अगर आपको ऐसा लिखने में डाउट आ रहा होगा ना, डायरेक्ट A को ऐसा लेके लिखने में, तो आप चाहो तो इसको सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो।
जैसा मैं पहले लिखाया था, ठीक है। आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ऐसा लिखा है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट ए बी अ सेट ऑफ 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, लिखे थे ऐसा, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बी अ सेट ऑफ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे के 2 क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा दूंगा ताकि आपको दोनों फॉर्म लिखना आ जाए। शायद हम पहले जो बेसिस लिखते थे उसमें ये वाला फॉर्म लिखते थे, अब ये ऐसा लिखा रहा हूँ। आपको दोनों में से जो भी आसान लिखे। आपको ये दिख रहा होगा कि हम लोग कंसेप्ट सेम रख रहे हैं, अभी भी हमने कंसेप्ट चेंज किया है क्या? नहीं। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। कौन कौन सा? पहला वेक्टर अल्फा 1 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 0 0, दूसरा अल्फा 2 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 एंड अल्फा 3 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 0 था ऐसा। तो आपने क्या लिखा? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है 3 वेक्टर्स का, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये तीनों वेक्टर क्या करेंगे? स्पैन करेंगे। तो ये तीनों वेक्टर को एक सेट में लिख दो तो वो सेट क्या कर देगा? स्पैन कर देगा, करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस जिसके एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, यानी 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 1। ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है ना, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों के तीनों क्या करेंगे? स्पैन करेंगे। मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 को किस में लिख दिया? एक सेट में लिख दिया। तो वो सेट क्या करेगा? स्पैन करेगा। तो सेट एस स्पैन करेगा किसको? एक करेगा। अब स्पैन तो बता दिया, अब क्या बताना है कि वो कैसे है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या फॉर्म कर देंगे? बेसिस फॉर्म कर देंगे। तो आप लिखेंगे लेट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या ले लो? 0 ले लो, जहां पे a1 a2 a3 ये क्या है? स्केलर्स है क्योंकि ये स्केलर्स है। अगर हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ गई है लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो कैसे हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। याद है सबको? तो क्या मिलेगा? a1 अल्फा 1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 प्लस a2 अल्फा 2 क्या? 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 प्लस a3 अल्फा 3 क्या है? 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि ये सब 3x3 के मैट्रिक्स है तो इनका एडिशन भी क्या होगा? एक 3x3 का मैट्रिक्स। ब्रैकेट होगा ओपन, a1 a2 a3 जाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा? a1 इंटू 0 0 a1 1 जा a1 0 माइनस a1 0 0 0 0 0 a2 को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा? 0 0 a2 0 0 0 माइनस a2 0 0 ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ a3 को तो क्या मिलेगा? 0 0 0 0 0 a3 0 माइनस a3 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं तो 0 प्लस 0 क्या मिलेगा? 0। a1 में 0 जुड़ेगा तो a1, a2 में 0 जुड़ेगा तो a2,
-a1 में 0 जुड़ेगा तो -a1, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 0 में a3 जुड़ेगा तो a3, 0 में -a2 जुड़ेगा तो -a2, 0 में -a3 जुड़ेगा तो -a3, 0 पे 0 जुड़ेगा तो 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मैट्राइसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ से? 0, a2 की वैल्यू भी क्या आ जाएंगे? 0, a3 की वैल्यू भी क्या आ जाएंगे? 0। a1 a2 a3 क्या है? स्केलर। तो हर एक स्केलर की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो आप लेंगे सेंस, या तो फिर देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0। हर एक स्केलर की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर हर एक स्केलर 0 है तो आपके ये जो वेक्टर थे कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर द वेक्टर्स कौन कौन सा? α1 α2 α3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और α1 α2 α3 काय के एलिमेंट है? सेट S के। तो सेट S भी क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर सेट S जिसकी वैल्यू है α1 यानी 0 1 0 -1 0 0 0 0 0, α2 यानी 0 0 1 0 0 0 -1 0 0, और α3 यानी 0 0 0 0 0 1 0 -1 0। ये भी कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सेट S क्या कर रहा था? स्पैन कर रहा था। सेट S कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैन प्लस लीनियर इंडिपेंडेंस क्या फॉर्म कर देगा? बेसिस फॉर्म कर देगा। तो देयरफॉर सेट S इसके एलिमेंट है 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0। ये क्या करेगा? फॉर्म बेसिस ऑफ करेगा। आपको यही निकालना था इसका बेसिस। अब क्या निकालना है? डायमेंशन। डायमेंशन कितना होता है? जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना रहेगा? जितने बेसिस में एलिमेंट है। बेसिस में कितने एलिमेंट है? 3। तो डायमेंशन की वैल्यू क्या आएंगी? 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। अरे समझ रहा है? क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या? नहीं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप रिवाइज नहीं करते रेगुलर, फिर ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा हार्ड है आप लोगों के लिए। देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड द basis and dimension of 2x2 Hermitian matrices with complex एंट्रीज ओवर आर। चलिए अब क्या बोल रहा है? आपको बेसिस और डायमेंशन निकालना है। अब किसके लिए निकालना है आपको? 2x2 हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा था? अगर ए ट्रांजुगेट इक्वल आ जाए ए से तो कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म करता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में हमेशा कौन सी एंट्रीज आते हैं? रियल एंट्रीज आते हैं। उसके साथ साथ जो आपके डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट है, इस पे सिर्फ एक चीज पे फर्क होता है। काय में? जो उनका आयोटा का साइन होता है।
मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को बस क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल और के ऊपर और नीचे के एलिमेंट मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक 2x2 के हर्मिशियन मैट्रिक्स को कर लेंगे अज्यूम। तो अपन लिखेंगे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, लेट ए इज इक्वल ऐसा, ठीक है, सेट के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखो मेरे को क्या बनाना है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमेशा रियल एंट्रीज कैसी होती है, कहाँ पे होती है, डायगोनल में। तो डायगोनल में लिख दिया रियल एंट्रीज, तो आ गया ए और बी आ गया। उसके साथ साथ मेरे को एक और चीज मालूम है, जो डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट होते हैं ये कैसे आने चाहिए, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो चलो ए और बी दो एलिमेंट हो गए मेरे। अब मैं ऊपर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ सी प्लस आई डी। ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, लिखा, तो ये कौन सा नंबर बन गया मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डायगोनल के ऊपर है, तो जो नीचे एलिमेंट आएगा वो इसके जैसे ही आना चाहिए, बस काय में फर्क होगा, उसके आयोटा के साइन में, यानी आई के सामने वाले नंबर के साइन में। यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, सी माइनस आई डी आएगा, जहाँ पे ए बी सी और डी ये कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर, है ना, क्योंकि आपको नंबर जो लिखना है, ये जो कांस्टेंट लिखना है वो कैसे लिखना है, रियल। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज क्यों बोला है, देखो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वहां पे क्या है, आई है, यानी कैसे नंबर बन रहा है वो, इमेजिनरी नंबर। तो ये कैसे लिखे समझा, इजी है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, लिखना आएगा। ये लिखने के लिए सबसे मेन चीज आपको कंसेप्ट आना चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट कैसे रहेंगे, रियल। तो आगे रियल नंबर लिख दिया। जो डायगोनल के ऊपर और नीचे नंबर आएंगे वो कैसे रहते हैं, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में आता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आता है। तो बस लिख लो इस फॉर्म में। तो मैंने लिखा सी प्लस आई डी लिखा। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में क्या फर्क रहता है, जो उनके आयोटा का साइन रहता है वो कैसा रहता है, अलग रहता है ना, इमेजिनरी पार्ट के साइन का अलग आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस आई डी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई डी आएगा। अब यहाँ पे कितने आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, 4, ए बी सी और डी। तो मैं इसको कितने टुकड़ों में तोड़ूंगा, 4 टुकड़ों में। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, पहला टुकड़ा किसका रहेगा, ए का, तो आया ए, बाकी कहीं पे ए क्या नहीं है तो लिख दो 0। दूसरा टुकड़ा किसका आएगा, बी का, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी लिख दो, और जहाँ पे बी नहीं है वहाँ पे क्या लिख दो, 0 लिख दो। तीसरा टुकड़ा किसका आएगा, सी का, यहाँ पे कहीं पे सी है क्या, नहीं, यहाँ पे सी है लिख दो। तो जहाँ पे सी है सी, जहाँ पे नहीं यहाँ पे क्या लिख दो, 0। और चौथा टुकड़ा किसका रहेगा, डी का, यहाँ पे डी है क्या, नहीं, यहाँ पे डी है लेकिन डी के साथ क्या है, आई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आई डी। यहाँ पे भी डी के साथ है आई, तो आ गया माइनस आई डी। यहाँ पे डी है क्या, नहीं, तो लिख दो 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ईजी है, अरे समझ रहा है। जहाँ पे ए बी सी और डी ये कैसे हैं, आर को बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ से ए बाहर निकालो, यहाँ से बी, यहाँ से सी, यहाँ से डी, तो क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू, यहाँ से ए बाहर निकला तो क्या मिलेगा, 1 0 0 0। यहाँ से बी बाहर निकला तो क्या मिलेगा, 0 0 0 1। यहाँ से सी बाहर निकला तो क्या मिलेगा, 0 1 1 0। यहाँ से डी बाहर निकला तो क्या मिलेगा, 0 आई, क्योंकि यहाँ से सिर्फ डी बाहर निकालो, यहाँ पर माइनस आई 0 आएगा। सो दैट ए बी सी डी कैसे नंबर है, रियल नंबर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये वेक्टर्स को और ऐड कर रहे हो, यानी क्या ले रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो। तो आप लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कितने वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स। पहला अल्फा 1 जो है 1 0 0 0, दूसरा
अल्फा 2 जो है 0 0 0 1, तीसरा अल्फा 3 जो है 0 1 1 0, और चौथा अल्फा 4 जो है 0 i माइनस i 0, है ना। तो आपने क्या लिखा, ए का हर एक एलिमेंट ये चारों का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी क्या करेगा, स्पैन करेगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं ए को। इनको लिख दो एक सेट के अंदर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस, तो वो सेट क्या कर देंगे, इनको स्पैन कर देंगे। सेट एस जिसका पहला एलिमेंट है अल्फा 1, दूसरा एलिमेंट है अल्फा 2, तीसरा एलिमेंट है अल्फा 3 और चौथा एलिमेंट है अल्फा 4। ये क्या करेगा, स्पैन करेगा ए को, करेगा, क्योंकि ये चार वेक्टर स्पैन कर रहे थे ए को। चारों वेक्टर को अगर मैंने सेट पे लिख दिया तो सेट भी क्या करेगा, स्पैन करेगा। स्पैन दिखा दिए, अब क्या दिखा दो, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप लिख दो इसको लेट, या तो कंसीडर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस a4 अल्फा 4 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 a2 a3 a4 आर स्केलर्स बिलोंगिंग टू आर। लिख दिए। अब बस अगर ये स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आएगा a1 अल्फा 1 क्या था 1 0 0 0 प्लस a2 अल्फा 2 क्या था 0 0 0 1 प्लस a3 अल्फा 3 क्या था 0 1 1 0 प्लस a4 अल्फा 4 क्या था 0 i माइनस i 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ऐड, a1 1 जा a1, बाकी पूरी जगह पे 0, a2 0 जा 0, a2 1 जा a2, a3 0 जा 0, a3 1 जा a3, a4 0 जा 0, a4 इंटू i a4 i माइनस a4 i, या तो इसको ऐसा लिख देता हूँ i टाइम्स a4। यहाँ पे माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा a4 तो क्या मिलेगा माइनस आई a4, a4 0 जा 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, a1 पे ऐड होगा 0 तो मिलेगा a1, a3 पे ऐड होगा ia4 तो मिलेगा a3 प्लस ia4, यहाँ पे a3 पे ऐड होगा माइनस ia4 तो मिलेगा a3 माइनस ia4, और a2 पे ऐड होगा 0 तो मिलेगा a2 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अच्छा यहाँ पे देखो यार, मेरे को है ना 0 0 0 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ पे i दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए i। यहाँ पे i दिख रहा है क्या मेरे को, नहीं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा i इंटू 0, क्या लिख दूंगा i इंटू 0 लिख दूंगा, क्योंकि 0 इंटू i कितना होता है 0, और 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 आएगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर से इक्वेट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट होगा 0 से, तो जो 0 नंबर होता है मैं उसी को क्या लिख सकता हूँ 0 प्लस आई इंटू 0। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा फिर आपको यहाँ से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे, तो a1 की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगे 0 से, a2 की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगे 0 से, a3 की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगे 0 से, और यहाँ पे i के साथ a4 है, यहाँ पे i के साथ 0, तो a4 भी कितना हो जाएगा 0। a1 a2 a3 a4 क्या है, स्केलर्स है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक स्केलर आपके 0 है, तो आपका ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये भी कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो देयरफॉर द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब
ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 किसके एलिमेंट है? एस के। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस, ये भी कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सेट एस क्या कर रहा था? स्पैन कर रहा था। सेट एस कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सेट एस क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर सेट एस जिसके एलिमेंट है अल्फा 1 यानी 1 0 0 0, अल्फा 2 यानी 0 0 0 1, अल्फा 3 यानी 0 1 1 0 और अल्फा 4 यानी 0 i माइनस i 0। ये क्या करेगा? फॉर्म अ बेसिस ऑफ ए। बेसिस बना लिए, अब इसका डायमेंशन निकाल लो। तो डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन कितना रहता? बेसिस में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेसिस में? 4। तो डायमेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी? 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? अरे समझ रहा है, इसमें हार्ड क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से लगानी आनी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते, फिर आप गलत करके आ जाएंगे। अभी इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ 2x2 skew Hermitian matrix with complex entries over R। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था हमको? 2x2 हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्या बोल रहा है हमको? 2x2 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा रहता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की खासियत, ए का ट्रांजुगेट इक्वल रहता है माइनस ए से। यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो 0 होते हैं या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नंबर आता है जिसपे आई हो, उसका रियल पार्ट क्या हो जाता है? 0 होता है। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में क्या फर्क होता है? उनके रियल पार्ट के साइन होते हैं डिफरेंट। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। याद रहेगा? अरे पक्के में याद रहेगा। तो चलिए हम क्या लिखेंगे? कोई एक सेट को अज्यूम कर लो। तो आप लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू 2x2 लिखना है हमको, ठीक है? कौन सा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या करेंगे? पहली चीज मास्टर ने क्या बताया? जो आपके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? या तो 0 या तो प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी ले लेते हैं। तो आएगा I A I B। ये कैसे हो गए? प्योरली इमेजिनरी, है ना? अब जहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 0 डाल दूँ तो 0 इंटू आई 0, b की वैल्यू 0 डाल दूँ तो 0 इंटू आई 0। तो ये वैल्यू जो मैंने a की, इसमें दोनों चीज़ प्रूव कर दी कि ये 0 भी हो सकता है या तो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। समझ रहे? ऐसा आपको करते आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 पे सिर्फ एक कंडीशन प्रूव होती है। अब यहाँ पे a की मैं 0 भी वैल्यू डाल सकता हूँ, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, जो भी वैल्यू मेरी इच्छा में आ जाए मैं वो डाल सकता हूँ, है ना? जैसे मैंने 100 डाल दिया, 500 डाल दिया, 10,000, 15,000, कुछ भी डाल सकता, माइनस 15,000 डाल सकते, प्लस भी डाल सकते, माइनस भी डाल सकते और 0 भी डाल सकते। तो डायगोनल की वैल्यू या तो 0 आएंगी या तो प्योरली इमेजिनरी आएंगे। ऊपर मैं देता हूँ C प्लस ID। आया कॉम्प्लेक्स एंट्री। अब जो नीचे एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेम आएंगी, रियल पार्ट की वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो आएगा माइनस C प्लस ID। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
ये चीज़ समझ में आया, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई ए आई बी क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये या तो जीरो आएंगे या तो प्योरली इमेजिनरी आएंगे। इसको मेरे को स्क्यू हर्मिशन बनाना था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट में क्या होना चाहिए, रियल पार्ट का साइन आना चाहिए अलग, अपोजिट, बाकी पूरा सेम। सच दैट ए बी सी डी ये नंबर मैंने कहाँ से लिया हूँ, ये नंबर मैंने लिया हूँ रियल नंबर से, है ना, रियल एंट्री चाहिए मेरे को, चाहिए बी एंड सेट ऑफ हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बी अ सेट ऑफ 2x2 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पूरा छापना है, क्वेश्चन एज इट इज छापना है तो वो भी कर सकते, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर आर। तो आपको बस झंझट ही नहीं रहेगा क्या लिखना है क्या लिखना है, यहीं से थ्योरी कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे मेरे को कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 4, ए बी सी और डी। तो मैं इसको कितने पार्ट में तोड़ूंगा, 4 पार्ट। चलिए तोड़ते हैं इसको 4 पार्ट में। पहले पार्ट में कौन सी वैल्यू आएंगी, जिनमें ए दिख रहा है, ए सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में दिख रहा है क्या, नहीं, तो आई ए 0 0 0। तो उसके बाद दूसरा कांस्टेंट क्या था, बी, तो जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पे लिखो, बाकी पूरी जगह पे 0 तो आएगा, 0 0 0। बी यहाँ पे लेकिन किसके साथ है, आई के साथ, तो आई बी। उसके बाद तीसरा कांस्टेंट क्या है, सी, तो जहाँ पे सी दिख रहा है वो लिखो, बाकी पूरी जगह 0 कर दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे सी, यहाँ पे -c, यहाँ पे 0। उसके बाद चौथा कांस्टेंट कौन है, डी, यहाँ पे डी है नहीं, तो आ गया 0। यहाँ पे डी है लेकिन किसके साथ, आई के साथ, तो आई डी। यहाँ पे भी डी है किसके साथ, आई के साथ, तो आई डी। यहाँ पे डी है नहीं, लिख दो 0। सच दैट ए बी सी डी कैसे नंबर है, रियल नंबर। पहले इससे क्या कॉमन निकलेगा, ए, तो ए को निकाल लो बाहर, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, जो था ए बाहर आया था, यहाँ पे क्या बचेगा, आई 0 0। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, बी, बी को निकालो बाहर, तो क्या बचेगा, 0 0 0। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, सी, निकालो बाहर, तो क्या बचेगा, 0 1 -1 0। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, डी, निकालो बाहर, तो क्या बचेगा, 0 आई 0। सच दैट ए बी सी डी कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। ए से मल्टीप्लाई हुआ पहला वेक्टर, बी से मल्टीप्लाई हुआ दूसरा, सी से मल्टीप्लाई हुआ तीसरा, डी से मल्टीप्लाई हुआ चौथा वेक्टर। साथ साथ इनको क्या किए, प्लस किए, यानी क्या बना रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो आप लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको ऐसे सेट के फॉर्म में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखो, चाहे जैसे मैंने पहले लिखा है वैसा लिखना है, वैसे लिखो, दोनों सही मेथड है। बस जो ये थियरी लिखते हो ना वो बरोबर लिखना। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कितने वेक्टर, 1 2 3 4, ऑफ 4 वेक्टर्स। कौन कौन सा, पहला अल्फा 1 जो है आई 0 0 0, दूसरा अल्फा 2 जो है 0 0 0 आई, तीसरा अल्फा 3 जो है 0 1 -1 0, और चौथा अल्फा 4 जो है 0 आई 0। क्या लिखा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेक्टर। तो ये 4 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये चारों के चारों वेक्टर क्या करेंगे, स्पैन करेंगे ए को। तो ये चारों वेक्टर को लिख दो एक सेट के अंदर, तो वो सेट क्या कर देगा, स्पैन कर देगा ए को। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस, जिसका एलिमेंट है पहला अल्फा 1 जो था आई 0 0 0, दूसरा अल्फा 2 जो था 0 0 0 आई, तीसरा अल्फा 3 जो था 0 1 -1 0, और चौथा अल्फा 4 जो था 0 आई 0। ये क्या करेगा, स्पैन करेगा ए को, करेगा। तो सेट एस क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है ए को। अब दिखा दो सेट एस कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो स्पैन प्लस लीनियर इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर्म कर देगा। तो अपन लोग लिखेंगे कंसीडर, या तो लेट A1 अल्फा 1
plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 plus a4 alpha 4. इसको इक्वल ले लो 0 से, where a1 a2 a3 a4 आर स्केलर्स. कैसे? रियल स्केलर है. तो चलिए पुट करो. a1 अल्फा 1 क्या है वैल्यू? i 0 0 0 प्लस a2 अल्फा 2. अल्फा 2 की वैल्यू क्या है? 0 0 0 i प्लस a3 अल्फा 3. अल्फा 3 क्या है? 0 1 माइनस 1 0 प्लस a4 अल्फा 4. अल्फा 4 क्या है? 0 i 0 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0. चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे. a1 इंटू आई क्या मिलेगा? i इंटू a4. 0 इंटू 0 इंटू 0 a3 बन जा a3 प्लस a4 इंटू आई तो आएगा a3 प्लस i इंटू a4. a1 इंटू 0 0 a3 इंटू माइनस 1 माइनस a3 a4 इंटू आई तो मिलेगा माइनस a3 प्लस i a4 आएगा. और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई 0 a2 इंटू आई a2 आई इंटू a2 इज इक्वल टू. यहाँ पे 0 है. 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? i इंटू 0 लिख सकता हूँ. 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 प्लस i 0 है ना, क्योंकि 0 से i मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 प्लस 0 0. कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं. यहाँ पे माइनस a3 प्लस है ऐसा इस फॉर्म में तो आप क्या लिखेंगे? 0 प्लस i 0 लिख सकते हैं 0 को. और यहाँ पे i इंटू a2 है तो यहाँ पे सिर्फ 0 तो इसको क्या लिख दो? i इंटू 0. क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना है. इमेजिनरी पार्ट जैसा दिखना चाहिए, रियल पार्ट जैसा दिखना चाहिए. ठीक है. तो आप 0 को ऐसा भी लिख सकते हो 0 इंटू आई इंटू 0 0 प्लस आई इंटू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं. इस पर कोई भी दिक्कत आएगा क्या? आपको नहीं आएगा. अब इक्वेट कर लो. तो यहाँ से बताइए a1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0. a2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0. a3 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0. a4 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0. a1 a2 a3 a4 क्या है? स्केलर्स है. देयरफॉर और स्केलर्स आर इक्वल टू 0. क्योंकि हर स्केलर 0 है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो आप लिखेंगे देयरफॉर द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 किसके एलिमेंट है? सेट एस के. तो सेट एस भी कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट. देयरफॉर सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. सेट एस स्पैन कर रहा था, सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सेट एस क्या कर देगा? फॉर्म करेगा बेसिस. तो सेट एस जिसके एलिमेंट है पहला अल्फा 1 जो है i 0 0, दूसरा अल्फा 2 जो है 0 0 0 i, तीसरा अल्फा 3 जो है 0 1 माइनस 1 0 और चौथा अल्फा 4 जो है 0 i 0. ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा बेसिस ऑफ ए निकालना था. साथ साथ बताना था आपको डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आएगा? जितने आपके एस में एलिमेंट है, बेसिस में एलिमेंट है कितने हैं? 4. तो डायमेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी? 4. दिस इज योर फाइनल आंसर. उम्मीद है समझाऊंगा. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो हमारा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो देखते हैं. फिर वेक्टर स्पेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा में. उसके बाद हमको जो देखना है वो क्या रहेगा? हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो क्वेश्चन देखने के पहले आपको 2-3 टॉपिक आने चाहिए, वो लिख लीजिए. पहला है कोसेट ऑफ W. कोसेट ऑफ W क्या रहेगा? लेट W be a subspace of V and let V be a element
which belongs to vector space V. Then V plus W, which is set of V plus W where W belongs to capital W is called left coset of W in V containing V. तो देखो कोसेट ऑफ W किसको बोलोगे आप? आपने क्या किया, एक W लिया है, W क्या है, सब स्पेस ऑफ स्पेस V लिया ऐसा। अब आपने क्या किया, आपका जो वेक्टर स्पेस V था उसका एक एलिमेंट लिया स्मॉल v। तो स्मॉल v को जब आप ऐड करोगे आपके सब स्पेस पे, किस पे, W पे, तो आपको हर एक एलिमेंट कैसा मिलेगा, ये जो स्मॉल v है W के हर एक एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो v प्लस W, जहाँ पे W क्या है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल W, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेट ऑफ W इन V। मतलब क्या करना है, वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट V लेना है, इसको ऐड कर देना है किसमें, सब स्पेस पे, तो V प्लस W, ये क्या रहेगा हमारा लेफ्ट कोसेट ऑफ W, यानी कोसेट ऑफ W। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है क्वोशिएंट स्पेस। क्वोशिएंट स्पेस लिख लीजिए। डिफाइन S is equals to V plus W is equals to V plus W such that W is element of subspace W under the composition V1 plus W plus V2 plus W is equals to V1 plus V2 plus W, and A V plus W is equals to A into V plus W is a vector space under the given composition and is called quotient space, denoted by V upon W. Therefore, V upon W is equals to S is equals to set of V plus W such that V is the element of V. अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखना है वो क्या है, आपको ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना है जो यहाँ पे लिखे हैं क्वोशिएंट स्पेस में।
पहली तो चीज़ जो आपको याद रखना है वो क्या है, यहाँ पे V1 V2 ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ V है। तो V का कोई भी एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो उसके सब स्पेस से, ठीक है, V क्या है, वेक्टर स्पेस, W क्या है, सब स्पेस है, किसका, V का है, V क्या है, वेक्टर स्पेस, W क्या है, सब स्पेस है V का। जब आप V के कोई भी एलिमेंट को उसके सब स्पेस से ऐड करते हो तो आपने क्या किया, V1 को पहले ऐड किया W में, फिर आपने V2 को ऐड किया W में, और इन दोनों को जब ऐड किया तो इसका आंसर क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस W, यानी V1 और V2 ये क्या है, एलिमेंट ऑफ V, तो एलिमेंट ऑफ V जाके ऐड होंगे W से, तो V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस W। याद रहेगा, यानी सब स्पेस को सिर्फ एक बार लिखना है हमको, लिखना है। उसी तरीके से A इंटू वी प्लस डब्ल्यू, यानी आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया V प्लस डब्ल्यू को, W क्या है, सब स्पेस है, तो इसको एज इट इज लिखो, और A जाके मल्टीप्लाई होगा V से जो है हमारा एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। याद रखेंगे, तो हमको V अपॉन डब्ल्यू क्या लिखना है, V प्लस डब्ल्यू लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है ये चीज़ समझे होंगे आपको। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, बट आपको ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन का एक क्वेश्चन है जो इस पे डिपेंड करता है, करके आपको ये भी पढ़ाना पड़ा। चलिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, क्या कौन सा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है इस मेथड से। Let Pn be the vector space of all polynomials of n degree over R. Find a basis of P4 upon P2 and hence यहाँ पे डिग्री n ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n था, और डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, and hence verify that dimension of P4 upon P2 is equals to dimension of P4 minus dimension of P2। चलिए, दिया हुआ ऐसा आपको क्या कह रहा है, Pn क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, किसका, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n ओवर R। फाइंड अ बेसिस ऑफ P4 बाय P2। अब देखो P4 बाय P2 लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में है क्या, आपके क्वेश्चन स्पेस के फॉर्म में, V अपॉन W के फॉर्म में, जहाँ पे V है वेक्टर स्पेस यानी बड़ा वाला स्पेस, और W है उसका सब स्पेस यानी छोटा वाला स्पेस, है ऐसा। सेम चीज देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, P4 ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 मतलब अगर x के टर्म्स में बनाओ तो x 4 के टर्म्स में आएगा। P2 यानी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, मतलब उसमें सबसे बड़ा पावर क्या रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, तो x का स्क्वायर ये छोटा है एज कम्पेयर टू x का पावर 4, यानी अगर P4 मेरी वेक्टर स्पेस है तो इसी के सब स्पेस में कौन आएगा, P2 आएगा, है ना। x के पावर 4 के जो भी क्वेश्चन है उसको हम
जो हमारा 2 वाला है इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि जो भी बड़ा वाला स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस का एक छोटा वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, उसका सब स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर स्पेस क्या है हमारा, पॉलिनोमियल जिसका ऑर्डर कितना है 4, बड़े पावर वाला। और सब स्पेस क्या रहेगा, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 दिख रहा है, दूसरा एक पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा। तो चलिए इसका लिखते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे लेट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 ले लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 किस फॉर्म में दिखेगा, पहले उसमें एक कांस्टेंट टर्म होंगी, उसको लिख लो a0 लिखेंगे। उसके बाद पावर 1 होगा x का, तो आएगा a1x प्लस a2x²। जहाँ पे a0 a1 a2 ये कैसे नंबर है, रियल नंबर से है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री कैसी है, रियल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज़ समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। ये दिख रहा है इस फॉर्म में, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x² के साथ मल्टीप्लाई। x का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। इसी तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 लिखो। पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले आएंगी कांस्टेंट टर्म, फिर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा x के स्क्वायर के साथ, फिर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा x के क्यूब के साथ, और फिर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा x के पावर 4 के साथ। होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जहाँ पे a0 a1 a2 a3 a4 ये कैसे नंबर है, रियल नंबर। ये है पॉलिनोमियल ऑर्डर 4। क्यों, x का सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे 4 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। अब पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4, है ना। देखो यहाँ पे x² a2x² a1x a0 यानी पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है आप दिख रहे हो, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। तो जब आप पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 लिखते हैं तो उसके अंदर आप पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 लिखते हैं, उस पे x के पावर को बढ़ाने के बाद आपको क्या मिलता है, ऑर्डर 4 मिलता है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो उस हिसाब से ये उसका क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएंगे। होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, हियर P2 is a subspace of P4 बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा P2 P4 के अंदर आ रहा है, तो उसका क्या है, सबस्पेस है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर P4 अपॉन P2 इज डिफाइंड, यानी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो वेक्टर स्पेस है, नीचे जा रहा है वो उसका सबस्पेस है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहे ये चीज़। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखो क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या मालूम चाहिए, बेसिस मालूम चाहिए। बेसिस में जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या रहेंगे, उसका डायमेंशन। तो आपको पहले P2 का क्या निकालना पड़ेगा, बेसिस निकालना पड़ेगा। P4 का क्या निकालना पड़ेगा, बेसिस निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। हियर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 क्या दिख रहा है आपको, a0 दिख रहा है, a1x a2x² दिख रहा है ऐसा, जहाँ पे a0 a1 a2 ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है। a0 क्या है, कांस्टेंट है, वो आपने मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि a0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। अगर यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख लो। P2 को क्या लिख सकता हूँ, a0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो पकड़ लो a0 से कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x का पावर 0। x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1। तो a0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, प्लस a1 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, प्लस a2 मल्टीप्लाई हो रहा है x
स्क्वायर से। हो रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे यहाँ तक? यानी यहाँ पे आप क्या बना रहे हो? स्केलर मल्टीपल बना रहे हो। यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ ए नॉट से, फिर ऐड हुआ, x मल्टीप्लाई हुआ a1 से, वो ऐड हुआ, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ a2 से। ए नॉट, a1, a2 कौन से नंबर है? कांस्टेंट नंबर, यानी स्केलर है। तो ये स्केलर किन से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे? वेक्टर से हो रहे होंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P2 is a linear combination of 3 vectors। कौन कौन सा? पहला है 1, दूसरा है x एंड तीसरा है x स्क्वायर। है पहला वेक्टर क्या हुआ? याद रखना, वेक्टर कौन से रहते हैं? जो भी स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ये जो भी कांस्टेंट आप लिखते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे लिए? स्केलर। तो ए नॉट किससे मल्टीप्लाई हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या है? 1। तो ए नॉट किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। प्लस a1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? x से। a1 क्या है? स्केलर, तो उसके साथ जो है वो क्या होगा? वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर क्या हुआ? x। a2 क्या है? स्केलर, तो उसके साथ जो है वो क्या रहेगा? वेक्टर। तो 1 x और x स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे लिए? वेक्टर्स हो गए। है तो ये तीनों के तीनों क्या है? वेक्टर। ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या बना रहे? लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या करेंगे? स्पैन करेंगे। तो इनको एक सेट के अंदर लिख दो, देयरफॉर सेट S1, जिसका पहला एलिमेंट है क्या? 1, दूसरा एलिमेंट है x, तीसरा एलिमेंट है x स्क्वायर। ये क्या करेंगे? स्पैन करेंगे। किसको स्पैन करेंगे? P2। सिर्फ स्पैन करने से काम जमता क्या? नहीं, साथ साथ ये कैसे रहने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। और 1 x और x स्क्वायर कैसे हैं एक दूसरे के साथ? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो x से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। x में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर ऐसे में आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप लीनियर इंडिपेंडेंस चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे करोगे? कोई कांस्टेंट ले लो, a b c कोई स्केलर ले लो, ठीक है? वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्लियरली लिख के ऐसा लिख देना। आप क्या लिख देना? डायरेक्ट मैं समझा भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ। क्लियरली 1x and x square are linearly independent है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर सेट S1, जिसकी वैल्यू है 1x और x स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आप चाहो तो ऐसा क्लियरली लिख के लिख सकते हो, या तो अगर आपको ये 2 लाइन नहीं लिखना है, आप चाहते हो आप पूरा एक्सप्लेन करके दो, तो आप ऐसा लिखेंगे। कैसा? हमको क्या प्रूव करना है? कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। किसी भी चीज को लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं? उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लो। तो आप लिख दो कंसीडर एक स्केलर ले लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले वेक्टर के साथ जो है 1, बी एक स्केलर ले लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, सी एक स्केलर ले लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ x स्क्वायर के साथ, और इसको इक्वल ले लेता हूँ 0 से ले लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे 0 जो मैं लिख रहा हूँ, 0 पॉलिनोमियल कैसा रहता है? 0 पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं 0 + 0x + 0x स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? मैं 0 को ऐसा लिख सकता ना, 0 × x क्या होगा? 0, 0 × x स्क्वायर भी क्या होगा? 0। तो 0 पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 + 0x + 0x स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो आपको क्या मिलेंगे? आप चाहो तो पहले ऐसा भी लिख सकते हो, इसको पहले इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखो कि a1 × x कोई मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, a × x कोई क्या लिख सकता हूँ? a, b × x bx, c × x स्क्वायर c x स्क्वायर इक्वल टू 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0 + 0x + 0x स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखना भूल गए क्या? वेयर a b एंड c आर क्या है? ये स्केलर्स है। तो स्केलर मल्टीपल लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बना इक्वल टू 0 लिया। अगर हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ गई तो ये कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं, यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से इक्वल रहेंगे, तो ए की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे bx है, यहाँ पे 0x है, तो x का कोएफिशिएंट सेम होगा, तो यहाँ पे b के सामने x है,
यहाँ पे 0 के सामने x है ना, तो b का ऐसे इक्वल हो जाएगा 0 से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर के सामने c है, एक्स स्क्वायर के सामने 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। a b और c क्या है जी यहाँ पे स्केलर, तो हर स्केलर की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक स्केलर की वैल्यू 0 है तो ये कैसे होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर द वेक्टर्स 1 x and x square are लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है किसके, कौन से सेट में आते हैं S1 में, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सेट S1 जिसके एलिमेंट है 1 x और x स्क्वायर, ये भी कैसा हो जाएगा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आ गया, तो आप या तो क्लियरली लिख के लिख दो, ये 2 लाइन में आ जाएगा, या तो ऐसा सॉल्व करके बता दो, आपको जो सही लगे। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से करा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा सबको। सेट S1 स्पैन कर रहा है सेट S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट के, तो सेट S1 क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट S1 जिसकी वैल्यू है 1 x और x स्क्वायर फॉर्म्स बेसिस ऑफ P2 बनाएगा। बेसिस तो मिल गया, आपको क्या चाहिए था, डायमेंशन चाहिए था, है ना। आंसर में हमको क्या लग रहा है, डायमेंशन P2 का लग रहा है। तो डायमेंशन ऑफ P2 कैसे निकालेंगे, जितने आपके बेसिस में एलिमेंट है वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन ऑफ P2 बताइए क्या मिलेगा, कितने एलिमेंट है यहाँ पे डायमेंशन में 3, तो डायमेंशन ऑफ P2 कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बेसिस में कितने एलिमेंट है, देखो बेसिस में कितने एलिमेंट थे 3, तो डायमेंशन भी कितना आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वही चीज अब आप किसके लिए करेंगे, P4 के लिए। तो ऑल्सो P4 क्या था, A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब A4 x का पावर 4, जहाँ पे A0 A1 A2 A3 A4 ये कैसे नंबर है, रियल नंबर। किसके फॉर्म में, स्केलर के फॉर्म में, यानी स्केलर किसी न किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे A0 के साथ कुछ भी है क्या, नहीं, तो क्या है 1। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ P4 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वेक्टर्स। कौन कौन से 5 वेक्टर, देखो A0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या होता 1, तो आ गया 1। यहाँ पे दूसरे स्केलर के साथ कौन है, x, दूसरा क्या हो गया x, ये स्केलर रहता है। ठीक है, तीसरा स्केलर कौन है, A2, A2 के साथ कौन है x स्क्वायर, तीसरा स्केलर A3 उसके साथ कौन है x क्यूब, चौथा स्केलर A4 उसके साथ कौन है x का पावर 4। तो एवरी एलिमेंट ऑफ P4 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वेक्टर 1 x स्क्वायर x क्यूब और x का पावर 4, क्योंकि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ये पांचों के पांचों वेक्टर इसका क्या करते हैं, स्पैन करते हैं। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सेट S2 जिसके एलिमेंट है ये 5 वेक्टर जो है 1 x स्क्वायर x क्यूब x का पावर 4, ये क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, P4 को करेगा। इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा। अब दिखा दो ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आपने क्लियरली वाली मेथड फॉलो किया तो आप लिखेंगे क्लियरली, ये पूरे के पूरे कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेट भी कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। या तो अगर आपने ये वाली मेथड फॉलो किया तो आप यही मेथड से नीचे सॉल्व करोगे। मतलब अगर मैं वही मेथड से सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, कंसीडर लिखूंगा, कंसीडर 1 को पहले काय से मल्टीप्लाई करूंगा, a से, तो a इंटू 1 प्लस b से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, x को, फिर c से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर को, d से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, x क्यूब को, और फिर e से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, x के पावर 4 को, इक्वल टू 0 ले लूंगा। वेयर a b c d और e ये क्या है, आर स्केलर्स जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर। तो a1 जा a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब
प्लस ई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म भी क्या है जीरो, एक्स के साथ भी क्या है जीरो, एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या है जीरो, एक्स क्यूब के साथ भी क्या है जीरो, एक्स के पावर 4 के साथ भी क्या है जीरो, है ना, करके तो जीरो पॉलिनोमियल है। तो बताओ यहाँ से कांस्टेंट टर्म पहले क्या मिल जाएंगे, ए की वैल्यू जीरो, एक्स का वेरिएबल जीरो है, यहाँ पे एक्स का वेरिएबल बी है, बी की वैल्यू क्या मिल गई जीरो, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल सी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वेरिएबल जीरो है तो सी की वैल्यू जीरो, एक्स क्यूब का वेरिएबल डी है, एक्स क्यूब का यहाँ पे क्या है जीरो तो जीरो आ गया, एक्स टू द पावर 4 के सामने क्या है ई है, एक्स टू द पावर 4 के सामने क्या है जीरो, तो ए बी सी डी ई सब की वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो आप लेंगे देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू जीरो, आ गया पूरे के पूरे स्केलर जीरो। तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर सेट S2 जिसके एलिमेंट है ये वेक्टर कौन कौन से, 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, ये कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर आपको इतनी बड़ी चीज नहीं लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, क्लियरली 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर सेट S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो या तो आप ये पूरा लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करके करो या तो डायरेक्ट लिखो, आपको जो सही लगता है। अब सेट S2 स्पैन कर रहा है P4 को, सेट S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सेट S2 क्या करेगा, फॉर्म करेगा बेसिस। आप लिखेंगे देयरफॉर सेट S2 जिसकी वैल्यू है 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, ये क्या करेगा, फॉर्म अ बेसिस ऑफ P4। तो बताओ डायमेंशन ऑफ P4 क्या आएगा, जितने उसके बेसिस में एलिमेंट है, बेसिस में कितने एलिमेंट है 5, तो डायमेंशन ऑफ P4 कितना आ जाएगा 5। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो देखो हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए थी, डायमेंशन ऑफ P4 अपॉन P2 को इक्वल दिखाना है डायमेंशन ऑफ P4 माइनस डायमेंशन ऑफ P2 से। तो मेरे पास P4 की वैल्यू P2 की वैल्यू है, तो मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, चलिए निकाल लेते हैं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ P4 माइनस डायमेंशन ऑफ P2, डायमेंशन ऑफ P4 कितना है 5, डायमेंशन ऑफ P2 कितना है 3, तो P4 का डायमेंशन आ गया 5, P2 का डायमेंशन आ गया 3, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो डायमेंशन ऑफ P4 माइनस डायमेंशन ऑफ P2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा। अब हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ, हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया, अब हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ P2 बाय P4 निकालना है। डायमेंशन ऑफ P2 बाय P4 निकालने के पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, P4 बाय P2 सेट दिखता कैसा है, P4 बाय P2 सेट किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, V बाय W, कौन से फॉर्म में रहता है, स्मॉल v प्लस W के फॉर्म रहता है, इस फॉर्म में। चलिए लिखते हैं हम लोग, अब क्या निकालेंगे हम लोग ना, P4 बाय P2 ये किस फॉर्म में दिखेगा। अब देखो हम लोग जब भी V अपॉन W को लिखते हैं तो ये किस फॉर्म में आता है, स्मॉल v प्लस W के फॉर्म में आता है, जहाँ पे स्मॉल v ये एलिमेंट होता है हमारे वेक्टर स्पेस होता है। अब देखो यहाँ पे v के जगह कौन है, P4 है, v के जगह कौन आ गया P4 और W की जगह कौन आ गया P2 आया। तो ये किस फॉर्म में आएगा, स्मॉल v क्या रहता है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल V, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ P4 क्या है A0 प्लस AB, ये पूरा का पूरा क्या है एलिमेंट,
किसका? P4 का। तो लिख दो एलिमेंट क्या है P4 का एलिमेंट? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x का पावर प्लस पूरा का पूरा W, पूरा का पूरा W, W की जगह कौन है? P2 आ गया, पूरा का पूरा आया। जहाँ पे ये A0, A1, A2, A3, A4 ये सब के सब कैसे नंबर है? रियल नंबर है, यानी स्केलर। ये कैसे लिखे समझा? ये समझना चाहिए आप करके। आपको क्वोशिएंट स्पेस बस इतना आना चाहिए कि V अपॉन W, V वेक्टर स्पेस है, डिवीजन का W जो है आपका सब स्पेस है उसका। इसकी वैल्यू आप कैसा लिखते हैं? स्मॉल v प्लस W के फॉर्म में, जहाँ पे स्मॉल v क्या डिनोट करता है? हमारे वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट डिनोट करता है ना। तो इस v की जगह कौन है? यहाँ पे हमारे केस में वेक्टर स्पेस कौन है? P4। तो P4 का एलिमेंट लिखो। P4 में जो भी एलिमेंट रहेगा किस फॉर्म में रहेगा? पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 के फॉर्म में, लिख दिया मैंने। प्लस पूरा का पूरा सब स्पेस लिखो। सब स्पेस कौन है? P2। तो आ गया प्लस P2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर दिख रहा है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। कौन से ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का है। और यहाँ पे तो हमने पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो ये एलिमेंट कोई अलग होगा क्या? नहीं, ये भी किसका पार्ट बनेगा? P2 का पार्ट बनेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? P4 बाय P2 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा तो P2 का पार्ट हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे? A3x क्यूब प्लस A4x का पावर 4 प्लस P2। यहाँ पे A0 A1, अब A0 A1 तो गायब हो गए यहाँ से। क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ A3 और A4। ये एलिमेंट है R के। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज़ समझा? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे सबसे बड़ा x का पावर कौन है? 2। तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके अंदर आएंगे? ये क्या है? सब स्पेस किसका? पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 यानी P2 के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? ऐसे एलिमेंट जिस पे x का सबसे बड़ा पावर क्या? 2। तो मैंने ये पूरे को उठा के P2 के अंदर डाल दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था अगर V1 को मैं ऐड करूं W से प्लस V2 को मैं ऐड करूं W से, तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस W। लिख सकता हूं ऐसा। सेम लॉजिक यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई करो। मैं V1 को ऐड करूं W पे, मैं V2 को ऐड करूं W को, और V1 प्लस V2 को ऐड करूं W पे। सबका लॉजिक सेम आता है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं? P4 बाय P2 को मैं क्या लिख सकता हूं? V1 प्लस V2 प्लस W को मैं क्या लिख सकता हूं? V1 प्लस W यानी A3x क्यूब प्लस W की जगह कौन है? P2 प्लस V2 प्लस W। V2 की जगह क्या है? A4 x का पावर 4 प्लस W था P2, जहाँ पे A3 और A4 ये कैसे नंबर है? रियल नंबर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? ये लॉजिक समझना चाहिए आपको, ठीक है? सिर्फ क्वोशिएंट स्पेस के प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते जा रहे हैं। क्या है कि आप V1 प्लस W लिखो चाहे V2 प्लस W लिखो, इसका आंसर क्या था? V1 प्लस V2 प्लस W आता है। तो इस सेम लॉजिक यहाँ पे लगा। यहाँ पे क्या था? V1 प्लस V2 प्लस W। तो V1 प्लस V2 प्लस W को मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W लिख सकता हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और एक प्रॉपर्टी पढ़े थे आप लोगों ने। कौन सी प्रॉपर्टी? हम लोगों ने देखा था मैं अगर ऐसा लिखूं, A से मल्टीप्लाई करूं मैं V प्लस W को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? AV प्लस W। पढ़े थे ऐसा? क्योंकि W क्या है यहाँ पे?
W है मेरा वेक्टर स्पेस और V क्या है, एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। W सब स्पेस और V क्या है, एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी A को जब आप मल्टीप्लाई करते हो V प्लस डब्ल्यू से तो क्या मिलता है, AB प्लस डब्ल्यू। सेम चीज यहाँ पे लगाओ, P4 बाई P2। अब देखो यहाँ पे A के जगह कौन है, A3, V के जगह कौन है, x³ प्लस W के जगह कौन है, P। तो A V प्लस W को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू वी प्लस डब्ल्यू। तो ये A को बाहर निकालो, A की जगह कौन है, A3, तो A3 आ गया बाहर, तो A3 बाहर आया तो अब क्या बचेगा अंदर, V प्लस डब्ल्यू, यानी V की जगह कौन है, x³ प्लस W की जगह कौन है, P2। समझा, जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो, A V प्लस डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, A V प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे A V, तो A की जगह कौन है, A का पावर 4, V की जगह कौन है, X का पावर 4, प्लस यहाँ पे सब स्पेस जो W से डिनोट करते हैं, यहाँ पे सब स्पेस कौन था, P2 था। तो मैं A V प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ, A इंटू वी प्लस डब्ल्यू। तो A बाहर लिखो, A कौन है, A का पावर 4, ब्रैकेट ओपन करो और अंदर लिखो V प्लस डब्ल्यू। V का एलिमेंट कौन है, X का पावर 4 प्लस W, सब स्पेस का एलिमेंट कौन है, सब स्पेस कौन सा है, P2। such that A3 A4 belongs to R। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए ये कौन से फॉर्म में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। क्यों, A3 A4 क्या है, स्केलर से, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई हुआ इस वेक्टर से, प्लस ये स्केलर मल्टीप्लाई हुआ इस वेक्टर से, यानी क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन आया। कितने एलिमेंट आ रहे लीनियर कॉम्बिनेशन में, 2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर every element of P4 by P2 is a linear combination of two vectors। जो भी स्केलर के साथ आ रहे हो वेक्टर है। पहले स्केलर के साथ कौन सा वेक्टर आ रहा है, x3 प्लस P2, x3 प्लस P2, एंड दूसरा वेक्टर A4 के साथ आ रहा है, क्या है, x to the power 4 प्लस P2 आएगा, x to the power 4 प्लस P2। तो हम लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ P4 by P2 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर x³ प्लस P2 x to the power 4 प्लस P2 है। तो ये अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्या फॉर्म करेगा, स्पैन। तो इनको एक सेट के अंदर डाल दो, देयरफॉर सेट S3 जिसके एलिमेंट है पहला x³ प्लस P2 और दूसरा है x to the power 4 प्लस P2। ये क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, P4 by P2 को। और क्लियरली ये दोनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक x का क्यूब है, एक x का पावर 4 है। तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आ सकते क्या, नहीं आ सकते, है ना। समझ रहा है पक्के में। तो आप लिखेंगे क्लियरली x³ प्लस P2 एंड x to the power 4 plus P2 are linearly independent, are linearly independent आएगा। therefore ये दोनों के दोनों का एक एलिमेंट है S3 के, therefore सेट S3 जिसके एलिमेंट है x³ प्लस P2 और x to the power 4 प्लस P2। ये भी कैसे हो जाएंगे, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेट S3 स्पैन कर रहा है, सेट S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सेट S3 क्या करेगा, बेसिस को फॉर्म करेगा। देयरफॉर सेट S3 जिसके एलिमेंट है x³ प्लस P2 x to the power 4 प्लस P2, ये क्या करेगा, फॉर्म बेसिस ऑफ P4 by P2। तो बताओ डायमेंशन ऑफ P4 by P2 क्या आएगा, जितने उसके बेसिस में एलिमेंट है, बेसिस में कितने एलिमेंट है, 2, तो डायमेंशन में की वैल्यू भी कितनी आएंगी, आएगी। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना था, डायमेंशन ऑफ P4 by P2, या आना चाहिए डायमेंशन ऑफ P4 माइनस डायमेंशन ऑफ P2।
डायमेंशन ऑफ P4 माइनस P2 कितना आया 2 आया, और डायमेंशन ऑफ P4 बाय P2 ये भी कितना आया 2, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ P4 बाय P2 इसकी वैल्यू आ रही है 2, और 2 किसकी वैल्यू है, डायमेंशन ऑफ P4 माइनस डायमेंशन ऑफ P2 की, और यही मेरे को करना था प्रूफ, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। समझा, इजी है, पक्के में समझा। अब यहाँ पे वाला क्वेश्चन समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, क्वोशिएंट स्पेस आना चाहिए, है ना। क्वोशिएंट स्पेस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, V/W के फॉर्म में, जहाँ पे V क्या रहता है, वेक्टर स्पेस रहता है, और डिवीजन में जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस का क्या होना चाहिए, वो एक सब स्पेस होना चाहिए, यानी वेक्टर स्पेस से छोटा वाला स्पेस, इसका एक छोटा सा सबसेट रहता है वो होना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा। इसको हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल v प्लस w के फॉर्म में, जहाँ पे स्मॉल v ये जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, लिखते हैं ऐसा। अब इसकी आपको कोई प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, कौन सी, a v प्लस w को मैं लिख सकता हूँ a इंटू v प्लस w, लिख सकता हूँ v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस v2 प्लस w। यानी क्या याद रखना है, जो भी आपका सब स्पेस रहता है उसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होती, है ना। और आपके जो वेक्टर के एलिमेंट होते हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होते हैं, इनको हम एक साथ लिखते हैं, जैसे स्केलर पे जाके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये 3 चीज़ अगर आपने याद कर ली है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं। फिर तो बाकी पूरा जो डायमेंशन और बेसिस निकाल रहे थे वैसा ही निकालना। पक्के में समझा, सच में समझा, तो उम्मीद है आप लोगों को वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा बार रिवाइज करते जाएंगे, आपका उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हम जितनी थियोरी लिख रहे हैं सब एक ही फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कल से हम क्या चालू करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक बार जब हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा मैथ्स ऑप्शनल का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है लीनियर अलजेब्रा वो हो जाएगा कंप्लीट। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।